नमो नमः मित्रों, मैं विकास कुमार मिश्र आप सभी का घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप लोग क्या करिए, फटाफट आ जाइए। और आज की क्लास जानते हैं बड़ी ही धुआंधार होने वाली है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे, देख रहे थे जो भी पाठ्यक्रम था सुपर टेट पे हम लोग बात कर रहे हैं। किस पे बात कर रहे हैं? सुपर टेट। और सुपर टेट में जैसा कि आपको पता है कि कितना 10 ही नंबर का है, क्योंकि भाषा है, संस्कृत भाषा को हम लोग देख रहे हैं। और 10 नंबर को आपको देने के लिए मैं यहाँ पे हाजिर हूँ। और आप लोग भी क्या करिए, एकदम तन्मयता के साथ जुड़ जाइए, तभी न मजा आएगा। ठीक, तो हम लोग क्या कर रहे थे, समास देख रहे थे। क्या देख रहे थे मित्रों? समास को देख रहे थे। और समास में भी अव्ययी भाव समास देख रहे थे। अव्ययी भाव समास के हम लोग 6 बिंदुओं पर बात कर चुके थे, क्योंकि मैंने आप लोगों से बताया था कि जो अव्ययी भाव समास होता है वह 16 अर्थों में होता है। अव्ययी भाव समास जो होता है वह 16 अर्थों में क्या होता है, समर्थ सुबंत पदों के साथ अव्ययी भाव समास होता है। तो हम लोग 6 अर्थों पे बात कर चुके थे। आज हम लोग 7वें अर्थ पे बात करेंगे। किस अर्थ पे बात करेंगे? 7वें अर्थ पे। तो चलिए मित्रों, हम लोग देर न करते हुए क्या करते हैं, पाठ्यक्रम पे चर्चा करते हैं। और 7वां अर्थ क्या है? असंप्रति। 7वां अर्थ क्या है मित्रों? तो असंप्रति, जिसका अर्थ क्या है? अनौचित्य। क्या अर्थ है? अनौचित्य, अर्थात उचित नहीं। अर्थात क्या होता है? उचित नहीं। क्या उचित नहीं? जो भी आप कार्य कर रहे हो उस वह कार्य क्या है, उस समय पर उचित नहीं, यही कहने का भाव है। तो यहाँ पे देखिए इसकी क्या कैसे है। एक समास है अति निद्रम। क्या है? अति निद्रम। तो इसका जब क्या करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, समास का विग्रह करेंगे तो होगा निद्रा संप्रति न युज्यते, अर्थात कि इस समय या अभी निद्रा उचित नहीं है। इस समय पे सोना क्या है, उचित नहीं है। निद्रा संप्रति न युज्यते क्या है? अति निद्रम। ठीक, फिर है अति स्वप्नम। क्या है? अति स्वप्नम, अर्थात स्वप्न संप्रति न युज्यते, अर्थात स्वप्न देखना उचित नहीं है, अर्थात सोना होता है ना। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, दिवा स्वप्न देखने लगते हैं। क्या करते हैं? दिवा स्वप्न देखने लगते हैं। और दिन में हम लोग क्या करते हैं तो यहीं पे जहां पे रहते हैं, लेकिन क्या करते हैं, यदि होता मैं नर नरेश तो राजमहल में रहता। सोचने लगता है कि आज हम ये होते, आज हम वो होते, ये होते, ऐसा होता, हमारे साथ ये रहते, वो रहते, हम 4 चकवा से चलते। लेकिन क्या करेंगे, 4 चकवा को से चलने के लिए पहले हमको क्या करना होगा, नौकरी चाहिए भैया, तब है ना आगे कुछ होगा। तो कहा अति स्वप्नम। क्या कहा? अति स्वप्नम। तो इसका क्या है? स्वप्न संप्रति न युज्यते। 8वां अर्थ है शब्द प्रादुर्भाव। 8वां अर्थ क्या है? शब्द प्रादुर्भाव, अर्थात शब्द का निर्माण। शब्द का निर्माण अर्थात शब्द का प्रकाश, ये कहने का भाव है। तो इसका क्या है? इति हरि। शब्द समास क्या है? इति हरि। तो क्या है? हरि शब्द से प्रकाश है। क्या है? हरि शब्द से प्रकाश है, इति हरि, अर्थात शब्द प्रादुर्भाव क्या है? शब्द का प्रकाश है। तो इति हरि, हरि शब्द से प्रकाश है, इति हरि। फिर है इति पाणिनि। क्या है? इति पाणिनि। तो पाणिनि शब्द से प्रकाश है, अर्थात भी शब्द क्या प्रकाश होगा, किसी भी कोई भी शब्द होगा उसके सिर्फ प्रकाश की बात की जाएगी कि उनका नाम बनाया जाएगा, कैसे बनेगा। ठीक है ना। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, अगला है पश्चात अर्थ में। पश्चात का अर्थ क्या होता है? पीछे। पश्चात का अर्थ क्या होता है? पीछे। तो कहा अनविष्णुः। विष्णुः पश्चात बराबर अनविष्णुः। अनुरथम, रथ से पश्चात, अर्थात जहां पे पश्चात अनु का, जहां पे पश्चात आएगा, पश्चात अर्थ में पीछे, तो अन जहां भी मिल जाए, क्या मिल जाए, ये अन जहां भी मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, अनु जहां भी मिल जाएगा वहां पे क्या हो जाएगा, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, पश्चात अर्थ में है। जहां भी अनु है, अनुचरण, अनुसरण, ठीक है। तो अनुविष्णुः, विष्णुः पश्चात, अनुरथम, रथ से पश्चात, ठीक है। इस तरह से आपका बनता है। फिर यथा। यथा 4 अर्थों में होता है। किसमें होता है? यथा 4 अर्थों में होता है। पहला अर्थ है योग्यता अर्थ। क नंबर का अर्थ क्या होता है? योग्यता। यथा का, यथा माने जैसे जो होता है, उसके 4 अर्थ होते हैं। पहला है योग्यता और इसका है अनुरूपम। उदाहरण क्या है? अनुरूपम समास। तो क्या होगा? रूप से योग्यम, रूप से योग्यम इति अनुरूपम, ठीक है ना, अनुरूपम। फिर कहा अनुगुणम, गुण से योग्यम,
गुणस्य योग्यम अनुगुणम। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर अगला है विप्सा। विप्सा का अर्थ होता है मित्रों दोहराया जाना। क्या अर्थ होता है? दोहराया जाना। तो कहा प्रत्यक्षम, समास क्या है? प्रत्यक्षम। हिंदी में भी हम लोगों ने पढ़ रखा है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या है? जो आंखों के सामने हो, तो वही है अक्षम अक्षम प्रति। अक्षम अक्षम प्रति अर्थात आंखों के सामने, अर्थात प्रत्येक आंखों के सामने, सब व्यक्ति के सामने। प्रत्यक्ष दृष्टा। प्रत्यक्ष दृष्टा क्या होता है? प्रत्यक्ष दृष्टा अर्थात जो सामने किसी घटना घट रही हो वो देख रहा हो, तो अक्षम अक्षम प्रति। ठीक है। प्रतिजन्म अर्थात प्रतिजन अर्थात प्रत्येक लोग। प्रत्येक लोग क्या होता है? जन्म जन्म प्रति। फिर है पदार्थानतिवृत्ति। क्या है? पदार्थानतिवृत्ति अर्थात पदार्थों के सीमा के बाहर नहीं, पदार्थों की सीमा के बाहर नहीं। तो इसका जो समास बनेगा क्या? यथाशक्ति। क्या बनेगा? यथाशक्ति। तो कहा शक्तिम अनतिक्रम में बराबर यथाशक्ति है। कहा यथा बलम, बलम अनतिक्रम में बराबर यथा बलम। यथा बुद्धि, बुद्धिम अनतिक्रम में बराबर यथा बुद्धि। सादृश्य। सादृश्य क्या होता है? सादृश्य मतलब क्या होता है? समान ही अर्थ में होता है, समानता होता है ना। हम लोग तुलना करते हैं कि ये देखिए इनके समान है, ये देखिए इनके समान है, तो वही सादृश्य है। कहा सहरि अर्थात हरि के समान। तो कहा हरे सादृश्यम। क्या कहा? हरे सादृश्यम अर्थात हरि से समानता की गई हो। फिर कहा सरूपम। तो कहा रूपस्य। क्या कहा? रूपस्य सादृश्यम। क्या कहा मित्रों? कहा रूपस्य सादृश्यम बराबर रूपस्य सादृश्यम, रूप की समानता। तो कहने का भाव यह समझिएगा कि जो भी चीजें होती हैं, जो भी चीजें होते हैं यहाँ पे क्या करता है? समानता व्यक्त की जाए। जैसे आपके हिंदी में है एक ठो आपने सुन रखा है कि पीपल पात सरिस मंडोला। तो ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है? जो मन होता है उसकी तुलना किससे की जाती है? समानता किससे बतलाई जाती है? पीपल के पत्ते से। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर है अनुपूर्व्य। क्या है? अनुपूर्व्य मतलब क्रमशः, लगातार। क्या है? अनुपूर्व्य का अर्थ क्या होता है? अनुपूर्व्य का अर्थ होता है क्रमशः। क्या अर्थ होता है? क्रमशः अर्थात लगातार। क्या होता है? लगातार अर्थ होता है। ठीक है ना। हाँ, लगातार। तो है अनुज्येष्ठम। क्या है? अनुज्येष्ठम। तो कहा ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण। अनुपूर्व्य अर्थ है ना, अनुपूर्व्य है। अनुपूर्व्य संस्कृत का अर्थ, संस्कृत में अनुपूर्व्य होता है और उसका अर्थ क्रमशः। तो कहा अनुज्येष्ठम। तो कहा क्या कहा? ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण। फिर कहा अनुवर्णम। तो कहा वर्णस्य अनुपूर्वेण अर्थात कि अनुज्येष्ठम क्रमशः लगातार कि बड़ाई में। ठीक है ना, बड़ा होने में जेठ होता है ना कि इनके बाद ये, इनके बाद ये, तो ये चीज। अनुवर्णम अर्थात रंगों का, पहले हरा फिर काला फिर पीला फिर नीला, इस तरह का। ठीक है ना। फिर कहा योग पद्य। योग पद या योग पद। कहा योग पद साथ साथ होता है। योग पद का क्या अर्थ होता है? साथ साथ। जैसे कह दे हाथ पैर कह दे, ठीक है ना। हाँ, तो योग पद साथ साथ कहने का मतलब किसी के साथ साथ, किसी के साथ वाला अर्थ में। किसमें? योग पद जो होता है साथ साथ अर्थात साथ होने के अर्थ में, कि जैसे कि वह इनके साथ आए हैं, किन इसके साथ आए हैं। तो कहा सचक्रम, चक्रेण युगपद अर्थात यह लिखा है चक्रेण है। ये क्या है? ये चक्रेण है, च है। ये क्या है? च है। चक्रेण युगपद अर्थात चक्र के साथ या चक्र के सहित। सादृश्य जैसा। अगला 13वां है। 13वां अर्थ जो है मित्रों वो क्या है? सादृश्य है। सादृश्य का अर्थ होता है जैसा। का सखी, का सदृश सख्या, सवर्णम, सवर्णम सदृश वर्णेन। ठीक। अगला आपका 14वां अर्थ है संपत्ति। संपत्ति, संपत्ति के अर्थ में क्या कहते हैं? जो अव्ययीभाव समास। सछत्रम। क्या है? सछत्रम अर्थात छत्राणाम संपत्ति। तो क्या है? सछत्रम। फिर 15वां साकल्य या संपूर्णता के अर्थ में। फिर कहा सतृणम अर्थात तिनके सहित, सब कुछ का बोध करा के। कहा तृणम अपि अपरित्यज्य। क्या कहा? तृणम अपि, क्या कहा? तृणम अपि अपरित्यज्य अर्थात तिनके को भी बिना त्यागे सब कुछ का गिन लेना। जैसे मान लीजिए ब्रह्मांड की अगर बात की जाएगी तो ब्रह्मांड में एक भी टुकड़ा उसका अवशेष नहीं है। ब्रह्मांड का मतलब क्या है? इस
चराचर जगत में जो भी आपके सब कुछ है, ठीक है, सौरमंडल में जो आपके ग्रह उपग्रह धूमकेतु पुच्छल तारे इत्यादि जो कुछ भी है, ठीक है ना, सबको, और फिर धरातल पर जो कुछ भी प्राप्त व्याप्त है, ठीक है ना, वो चाहे सागर समुद्र नदी भूमि इत्यादि, पहाड़ इत्यादि, ठीक है, जो भी जीव जंतु हैं, वृक्ष इत्यादि हैं, तो सब कुछ की गणना की जाए। तो सत्रिणम मतलब क्या है, तिनके सहित संपूर्णता का बोधक है। तो कहा त्रिणम अप्रत्यज्य, तिनको के भी बिना त्यागे, ठीक है ना। अंत वचन तक, कहा साग्नि, कहा अग्नि ग्रंथ पर्यंतम, अर्थात अग्नि एक ग्रंथ होता है। क्या होता है, अग्नि ग्रंथ होता है। देखिए वे वैदिक है, ठीक है, कैसा है, वैदिक है। कहने का मतलब क्या है कि अग्नि ग्रंथ पढ़ता है। वह क्या करता है कि कोई व्यक्ति है, कहता है कि भाई जैसे मान लीजिए कोई सुंदरकांड पढ़ता है, तो कहा कि जब तक हम सुंदरकांड पूरा 60 दोहा नहीं पढ़ लेंगे तब तक, क्योंकि सुंदरकांड में, रामचरितमानस के सुंदरकांड में 60 दोहे हैं। कितने दोहे हैं, 60 दोहे, ठीक है ना। तो कहा 60 दोहों को जब तक नहीं पढ़ लूंगा तब तक मैं नहीं उठूंगा। उसी तरीके से साग्नि एक क्या है, अग्निग्रंथ है, ठीक है ना। तो कहा अग्निग्रंथ पर्यंतम साग्नि, ठीक है। सबालकांडम, बालकांड पर्यंतम बराबर क्या है, सबालकांडम, ठीक। अगला एक सूत्र है आंग मर्यादा विधिभ्यो, आंग मर्यादा विधिभ्यो, ठीक है, अंग मर्यादा भी अंग मर्यादा विधिभ्यो, ठीक। ये ग्रंथ है, एक सूत्र है, और वो कहता है आंग अर्थात कि आंग उपसर्ग लग जाए, किसी में आंग उपसर्ग लग जाए तो क्या हो जाता है, समास होता है। कौन सा समास होता है, व्ययी भाव समास। तो कहा आमरणम, कहा आमरण अनशन करने बैठे हैं। कैसे, आमरण अनशन। तो आमरण का अर्थ क्या है, उसमें आंग उपसर्ग लगा, हिंदी में आ, ठीक है। तो आमरणम, आमरणात, आमरण, आमरणम, ठीक है। आजीवनम, आजीवनात, आजीवनम। एक सूत्र है नदभिश्च। क्या सूत्र है, नदभिश्च। नदभिश्च कहता है कि अगर नदीवाची शब्द का, अगर शुबंत पदों का नदीवाची शब्द के साथ तत्पुरुष अगर समास होता है तो वो अव्ययी भाव समास होता है। अर्थात कहने का भाव ये है कि कोई भी पद या कोई भी वाक्य आया जिसमें नदीवाची शब्द है और संख्या का अवबोधन होता है, ये कहता है, ये नदीविश्च सूत्र कहता है नदीवाची शब्द हो, क्या हो, नदीवाची शब्द के साथ संख्यावाची शब्द अगर आ जाए, क्या आ जाए, संख्यावाची शब्द, ठीक है ना। कहने का भाव यह है कि अगर संख्यावाची शब्द का और नदीवाची शब्द एक साथ एक में ही मिल जाए, तो जब आप जानते हैं कि संख्यावाची क्या होता है, संख्या पूर्व द्विगु, कि अगर कोई सी में संख्यावाची शब्द आया तो वो क्या होगा, द्विगु समास होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे संख्या पूर्व द्विगु से, ठीक है ना। जैसे हमने कहा दिया पंचवटी, तो पंचवटी क्या है, संख्या पूर्व द्विगु, पूर्व पद क्या है, संख्यावाची है, तो द्विगु समास हो गया। लेकिन अगर संख्यावाची शब्द का नदीवाची शब्द के साथ, ठीक है ना, संयोग होता है, समास होता है, तो वो क्या होगा, वो अव्ययी भाव समास होगा। जैसे पंचगंगम है, ये क्या है, पंचगंगम, तो 5 शब्द आ गए हैं, पहले पंचानाम गंगा नाम समाहार है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, ध्यान रखिए, यहां पे हुआ ये कि अगर संख्यावाची शब्द का नदीवाची शब्द से, अर्थात नदियों से, जैसे गंगा यमुना, ठीक है, सतलज, कोई भी नदी हो या नदी शब्द ही हो, ठीक है, तो उनके साथ अगर समास होगा तो वो क्या, अव्ययी भाव समास होगा। तो कहा पंचगंगम, तो यहाँ पे 5 क्या है, धाराओं या 5 नदियों का नाम ले लिया गया और गंगा का नाम ले लिया गया, ठीक है। तो आपका जो समास बन गया वो अव्ययी भाव समास बना, पंचानाम गंगा नाम, पंचानाम गंगा नाम समाहार है पंचगंगम। इसी तरीके से आपका द्वियमुनम है, क्या है, द्वियमुनम है, तो कहा द्वयो यमुनयो समाहार, अर्थात 2 यमुनाओं का समाहार, अर्थात कि 2 यमुना की 2 धाराओं का समाहार है, समूह है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि नदीविश्च सूत्र कहता है कि संख्यावाची शब्द और नदीवाची शब्द का जब आपस में समास होगा तो वो अव्ययी भाव समास कहलाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे तत्पुरुष समास पे। किस पे बात करेंगे, तत्पुरुष समास, क्योंकि आज यहाँ अव्ययी भाव समास पूरा हो जाता है। और अब हम लोग बात करेंगे किस पे,
समास के अगले भेद पे, जिसका नाम है तत्पुरुष। क्या नाम है? तत्पुरुष, जिसका नाम है। ये क्या कहता है ये समझिए। प्रायेण उत्तर पद प्रधान, प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषः। क्या कहा? प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषः, अर्थात जिस समास का प्रायः उत्तर पद प्रधान हो। क्या प्रधान हो? उत्तर पद प्रधान हो, वहां पे क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास होगा। जैसे राज्ञः, ठीक है ना। राज्ञो पुरुषा कर ले या तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे राज्ञो पुरुषा का चाहे राज्ञा पुरुषा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाता है इसका, जब हम लोग बनाएंगे तो राज पुरुषा बनता है। क्या बनता है? राज्ञस्य पुरुषा, राज्ञा पुरुषा कर लीजिए या फिर राज्ञस्य पुरुषा कर लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि राजा राजानो राजान, राजानम राजानो राज्ञा, राज्ञा राजाभ्यम राजाभि, ठीक है, राज्ञा राजाभ्यम राजाभ्यम। तो इस तरह से राज्ञा पुरुषा जब हम लोग बनाते हैं, क्या बनाते हैं? राज्ञा पुरुषा जब हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो कहने का मतलब ये राज्ञा है, राजा है, और ये क्या है? पुरुष है। राज्ञा पुरुषा करिए चाहे राज्ञो पुरुषा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहा कि यहाँ पे समझिए कि पूर्व पद और उत्तर पद, जब उत्तर पद की प्रधानता होगी, किस पद की? उत्तर पद की प्रधानता होगी, और उत्तर पद के हिसाब से पूर्व पद का क्या होगा? नियोजन किया जाएगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। राज्ञा पुरुषा राजपुरुषः, क्या बनेगा? राजपुरुषः, ठीक। राज्ञा पुरुषः बराबर राजपुरुषः। आइए आगे बढ़ते इसके भेद उपभेद को जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। अब जानते हैं हम लोग तत्पुरुष समास के भेद। क्या जानते हैं? तत्पुरुष समास के भेद। तो तत्पुरुष समास के मित्रों दो भेद होते हैं, एक समानाधिकरण तत्पुरुष होता है और दूसरा व्यधिकरण तत्पुरुष होता है। एक क्या होता है? समानाधिकरण, और दूसरा व्यधिकरण होता है। समानाधिकरण देखिए प्रथमा विभक्ति होता है, समानाधिकरण प्रथमा विभक्ति होता है। क्या होता है? प्रथमा विभक्ति, ठीक है ना। प्रथमा विभक्ति को, क्योंकि देखिए दो भेद हैं किसके? तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? दुईठो भेद हैं, और दोनों भेदों में क्या होता है कि एक समानाधिकरण दूसरा व्यधिकरण। व्यधिकरण में को द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी इतने भेदों में बांटा गया, ठीक है ना। लेकिन व्यधिकरण में भी द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी है, पंचमी षष्ठी सप्तमी इतना जब बांटा गया, तो ये समझिए कि व्यधिकरण में तो इतनी सारी विभक्तियां आ गई, प्रथमा यहाँ पे चालू ही नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? प्रथमा तो चालू ही नहीं हुआ। तो प्रथमा क्या है? समानाधिकरण है। क्या है? समानाधिकरण है। वास्तविकता में क्या होता है? कहा समान अधिकरण, अर्थात समान विभक्तियों वाले पदों को क्या कहा जाता है? समानाधिकरण। और व्यधिकरण क्या होता है? इसमें दो टाइप की विभक्तियां होती है। क्या होती हैं? दो टाइप की विभक्तियां होती हैं, अर्थात पूर्व पद कोई और विभक्ति में होता है और उत्तर पद किसी और विभक्ति में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ठीक है ना, तो यहाँ पे जो होता है ये उत्तर पद जो व्यधिकरण होता है, ये द्वितीय शुरू होता है, तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी तक सप्तमी तक चलता है। और समानाधिकरण ये प्रथमा विभक्ति होती है। समानाधिकरण को कर्मधारय भी कहा जाता है, समानाधिकरण को कर्मधारय कहते हैं। आइए चलिए हम लोग इसके व्यधिकरण तत्पुरुष समास को देखते हैं। अगला भेद है तत्पुरुष समास के उपभेद। तत्पुरुष समास के कुछ उपभेद होते हैं, जिसके अंतर्गत नई तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष और अलुक तत्पुरुष आते हैं, ठीक। और अब हम लोग क्या करते हैं? व्यधिकरण तत्पुरुष समास के भेदों को पे हम लोग चर्चा करते हैं, बात करते हैं, देखते हैं। तो क्या है व्यधिकरण? अर्थात अलग अलग विभक्ति वाले। तो चलिए देखते हैं। कहा द्वितीय तत्पुरुष समास। कौन सा समास? द्वितीय तत्पुरुष समास। तो इसका सूत्र है द्वितीय श्रित अतित पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्नयि। क्या है? द्वितीय श्रित अतित पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्नयि, अर्थात
कि द्वितीय तत्पुरुष समास में श्रित अतित पतित गत अत्यस्त प्राप्त और आपन्न शब्दों का अन्य सुबंत पदों के साथ द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। जैसे कृष्णम श्रितः कृष्ण श्रितः, जैसे यहां पे देखिए ये मिसप्रिंट है, इसको हम अच्छे से लिख दे रहे हैं, कृष्णम श्रितः कृष्णम श्रितः कृष्ण श्रितः, क्या हो गया कृष्ण श्रितः, ये इस तरह से लिख दे रहे हैं, यहां पे ये इन्होंने गलत कर दिया है, ठीक है ना, कृष्ण श्रितः, ठीक। तो ये समझ लीजिए, आप देख लीजिए किस तरह से क्या है। तो कहा कृष्णम श्रितः बराबर कृष्ण श्रितः, यहां पर श्रित है ना, क्या है श्रित है, तो श्रित शब्द का क्या है, अर्थात कृष्ण पर आश्रित है, समझने आश्रित है, कृष्ण में आश्रित है या कृष्ण पर आश्रित है। तो कहने का भाव यह है कि श्रित शब्द के साथ, अतीत शब्द के साथ, पतित शब्द के साथ, गत के साथ, अत्यस्त के साथ, प्राप्त के साथ और आपन्न शब्द के साथ क्या होगा, द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। जैसे कृष्णम श्रितः कृष्ण श्रितः, लोकम अतीतः, अतीत शब्द आ गया ना, लोकम अतीतः लोकातीतः, कूपम पतितः कूप पतितः, तो यहां पतित के साथ हो गया। और अगला स्वर्गम गतः, तो गत शब्द भी था, स्वर्गम गतः स्वर्ग गतः, कूपम अत्यस्तः कूपात्यस्त अर्थात कुएं में गिरा हुआ, ठीक है, सुखम प्राप्त सुख प्राप्त, कष्टम आपन्न कष्टापन्न। तो यहां पे ये समझ लीजिए कि जितना यहां पे शब्द था श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त और आपन्न, इन्हीं शब्दों के साथ द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। आई बात समझे ना, कछ समझ में आवा कि नहीं आवा, आई हो काहे ना आई, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आइए हम लोग बात करते हैं तृतीय तत्पुरुष समास पे। किस पे, तृतीय तत्पुरुष समास पे। तो सूत्र है इसका, तृतीय तत्कृतार्थेन, सूत्र है इसका तृतीय तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, तृतीय तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, अर्थात तृतीय तत्पुरुष समास कहा तत्कृत अर्थात उसके द्वारा किया गया गुणवाचक और अर्थवाचक शब्द के साथ समास तृतीय तत्पुरुष समास होता है। जैसे बात समझिएगा, जैसे सरौता है, मान लीजिए क्या है, सरौता है, तो सरौते का कार्य क्या होता है, सरौते का कार्य होता है सुपारी काटना, ठीक है, क्या है सुपारी काटना ही होता है ना। तो सुपारी काटने की क्रिया किससे की जाती है, सरौते से, तो सरौते के द्वारा किया गया वो क्या, सुपारी का टुकड़ा, तो वो जो काटने की क्रिया है, ठीक है ना, उसके साथ वो गुण है ना, सरौते का गुण ही क्या है, सुपारी काटना। तो कहा कि उसके द्वारा किया गया टुकड़ा अर्थात गुणवाचक संग के साथ और अर्थ शब्द के साथ क्या होता है, तृतीय तत्पुरुष समास होता है। जैसे एक है शंकुला खंड, समास क्या है, शंकुला खंड, अर्थात संकुल के द्वारा किया गया टुकड़ा, ठीक है ना, कि सरौते से किया गया टुकड़ा या सरौते के द्वारा किया गया टुकड़ा। तो सरौते से जो टुकड़ा किया जाता है तो किसका टुकड़ा किया जाता है, सुपारी का ही, ठीक है ना। तो सुपारी का जो टुकड़ा किया गया अर्थात शंकुल सरौता, खंड क्या है, टुकड़ा है, तो सुपारी के द्वारा किए सरौते के द्वारा किया गया टुकड़ा। तो कहा शंकुलया खंड, शंकुला खंड, क्या कहा, शंकुला खंड। फिर है दूसरा है धान्येन अर्थ धान्यार्थ, कहा धान्येन, ठीक है, धान्येन अर्थ धान्यार्थ, फिर कहा दानेन अर्थ दानार्थ। तो देखिए ये जो तत्कृत और गुण के साथ अर्थात, ठीक है ना, कोई भी पदार्थ जैसे सुपारी सरौता ही है तो उससे किया गया क्या है, टुकड़ा है। तो चाहे पेन है, ठीक है, कलम है, तो कलम का कार्य क्या है, लिखना है, तो उसके द्वारा कलम के द्वारा किया गया कार्य क्या, लिखने का जो कलम का गुण है, कलम की ये विशेषता है कि क्या है कि वो
लिखने के काम आती है, ठीक है, लिखने का कार्य किया जाता है उससे। तो ये कलम की विशेषता है। तो विशेषता के साथ, ठीक है ना, किसी चीज की विशेषता के साथ और अर्थ शब्द के साथ, किसके साथ, अर्थ शब्द के साथ तृतीया तत्पुरुष समास होता है। जैसे शंकुला खंड, सरौते से किया गया टुकड़ा, धान्यार्थ, धन अर्थ का, अर्थ की प्रधानता, धान है, धान की क्या विशेषता है, वो अन्न होता है, अन्न होता है अर्थात समृद्धि का द्योतक है। धान या जो भी अन्न, जितने भी अन्न होते हैं वो समृद्धि के द्योतक है, ठीक है। दानेन अर्थ, दान का प्रयोजन, ठीक। दूसरा सूत्र आपको है कि पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र श्लक्षणैः, अर्थात कि तृतीया तत्पुरुष समास पूर्व शब्द के साथ, सदृश शब्द के साथ, उनके साथ, समोनार्थ के साथ, कलह, निपुण, मिश्र और श्लक्षण, ठीक है ना, किसके साथ, तृतीया तत्पुरुष समास मिश्र पूर्व शब्द के साथ, सदृश शब्द के साथ, समोनार्थ के साथ, कलह के साथ, निपुण के साथ, मिश्र के साथ और श्लक्षण शब्द के साथ समास होता है। जैसे है मासेन पूर्वः, मास से पहले, मासेन पूर्वः, मास या महीने से पूर्व ही, पहले ही। तो कहा क्या, मास पूर्वः। तो यहां पे देखिए लीजिए पूर्व शब्द के साथ क्या हुआ, तत्पुरुष समास हुआ, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। मास पूर्व, फिर मात्रा सदृश, मातृसमः, मातृसमः या मात्रा, एक सेकंड, मातृ सदृश, मात्रा सदृश, मातृ सदृश होना चाहिए था, ठीक, मात्रा सदृश, ठीक। फिर कहा मासेण ऊनम, महीने में कम, ऊन का मतलब होता है कम, ऊन का अर्थ होता है कम, क्या अर्थ होता है, कम। जैसे 39, 40 में एक कम, 29 क्या है, 30 में एक कम, 19, ठीक है, 20 में एक कम। तो उनका अर्थ क्या होता है, कम होता है। क्या अर्थ होता है, उनका अर्थ होता है कम, उनका अर्थ होता है कम। चाहे 39, 59, ठीक है, 69, 79, ठीक है ना, इसमें उनका अर्थ क्या होता है, कम होता है। तो कहा मासेण ऊनम, मासोड़म, अर्थात महीने भर में कम। कहा वाचा कलह, वाचा से, वाणी से कलह, वाणी के द्वारा कलह, तो वाक कलह। आचरण निपुण, आचार निपुण। गुणेन मिश्र, गुण मिश्र, ठीक। आचरण श्लक्षण होना चाहिए था, यहाँ पे श्लक्षण होना चाहिए था, ये गलत इन्होंने कर दिया। आचार, एक सेकंड, आचार श्लक्षणैः है, आचरेण श्लक्षणैः, आचरेण होना चाहिए था, आचरेण श्लक्षणैः, ठीक है। आचरण में कुछ कमी है, ठीक है ना, तो इसका बनेगा आचार श्लक्षण, आचार श्लक्षणैः, ठीक। देख लीजिए क्या बनेगा, कहा आचरण श्लक्षणैः, आचार श्लक्षणैः। तो कहने का मतलब यह समझिएगा, यहां पे इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ, ठीक ना, किन किन शब्दों के साथ, पूर्व के साथ, सदृश के साथ, समोनार्थ, कलह, निपुण, मिश्र, श्लक्षणैः, इन्हीं शब्दों के साथ ही, इन्हीं पदों के साथ ही तृतीया तत्पुरुष समास होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। एक सूत्र है अगला तृतीया तत्पुरुष समास का, कर्तृकरणे कृता बहुलम। क्या अर्थ है, कर्तृकरणे कृता बहुलम, अर्थात कि कृत प्रत्यय के साथ क्या हो, कृदंत या कृत प्रत्यय के साथ, कृत प्रत्यय का बहुलता के साथ समास होता है। अर्थात जहां पे कृदंत प्रत्यय की बात आए, क्या है, कृदंत प्रत्यय या कृत प्रत्यय की बात आए, तो वहां पर तृतीया तत्पुरुष समास होता है। जैसे हरिणा त्रातः,
जैसे हरिणा त्रातः, हरिणा त्रातः अर्थात हर से रक्षित या हर के द्वारा बचाया गया। ठीक है, हरिणा त्रातः हरि त्रातः, नखै भिन्न नख भिन्न, धर्मेण रक्षितः धर्म रक्षितः। तो यहां पर क्या है, कर्तकरणे कृताबहुलम कहता है कि क्या होता है कि ये जो कृत प्रत्यय है या कृदंत का, ठीक है ना, कृदंत का क्या होता है इसमें बहुलता के साथ, किसके साथ, बहुलता से, अर्थात अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, तेजी से जल्दी से क्या होता है, तृतीया तत्पुरुष समास होता है। ठीक, अगला है चतुर्थी तत्पुरुष समास। क्या है, अगला समास है आपका चतुर्थी तत्पुरुष समास। तो इसका सूत्र है चतुर्थी तदर्थार्थ बल हित सुख रक्षयी। कहा चतुर्थी तदर्थार्थ बल हित सुख रक्षितैः। सुख, यहां पे एक शब्द छूट गया है जी, यहां पे ये शब्द ऐसे होना चाहिए था, सुख रक्षितैः, ये होना चाहिए था। ठीक, ये शब्द होना चाहिए था कि चतुर्थी तदर्थार्थ बल हित सुख रक्षितैः। अर्थात समझिएगा कि चतुर्थी तत्पुरुष समास किसके साथ होता है, तदर्थार्थ अर्थात कोई चीज उपयोगी जो आए, जो किसी चीज के लिए उपयोग में आए, किसी चीज के उपयोग के लिए, जैसे पूजा होती है तो पूजा के लिए ये सामग्री लगेगी, तो जो जो सामग्री लगेगी वो क्या है, तदर्थार्थ कहलाएगी। ठीक है ना, बल शब्द के साथ, हित शब्द के साथ, सुख शब्द के साथ और रक्षित शब्द के साथ क्या होता है, चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। जैसे युपाय दारू यूपदारू। अब ये समझिएगा, जैसे यज्ञ इत्यादि होता है, किसी के यहाँ कोई भी पूजा होता है तो क्या किया जाता है, मंडप बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, ठीक है, विवाह के पूर्व किसी घर में जब विवाह होता है तो सनातन संस्कृति में क्या होता है, सबसे पहले मंडप बनाया जाता है। क्या किया बनाया जाता है, मड़वा जिसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, मड़वा जिसे कहते हैं। तो मड़वे में या मंडप में जो गड्ढा खन के, ठीक है ना, जो गड्ढा थोड़ा सा खन करके जो लकड़ी का डंडा, ठीक है ना, जो लकड़ी का डंडा लगाया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, दारू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दारू। ठीक है ना, देवदारू एक वृक्ष का नाम होता है, आप लोगों को पता है, दारू मतलब लकड़ी। ठीक, तो पूजा के लिए उपयोग में लाई जाने वाली वो मंडप के जो मुख्य भूमि में जो लगाई जाती है बीच में, वो लकड़ी, और यूप क्या है, यज्ञ है। तो कहा यूपाय दारू यूप दारू, अर्थात यज्ञ के लिए लकड़ी। तदर्थार्थ का अर्थ यही है कि किसी चीज के उपयोग के लिए, कोई चीज जो उपयोग में लाया जाता है उसी के लिए वो शब्द प्रयुक्त होता है। तो कहा यज्ञ के लिए लकड़ी या यज्ञ का स्तंभ, यज्ञ के लिए स्तंभ या यज्ञ के लिए लकड़ी, ऐसा कहें, स्तंभ कहें, लकड़ी कहें, कुछ भी कहें। तो कहा युपाय दारू यूप दारू। फिर बलि शब्द के साथ कहा भूतेभ्य बलि भूत बलि, अर्थात किसके साथ, बलि शब्द के साथ चतुर्थी तत्पुरुष समास। फिर हित के साथ कहा ब्राह्मणाय हितम। क्या कहा, ब्राह्मणाय हितम, ब्राह्मण हितम, अर्थात हित के साथ, हित शब्द के साथ चतुर्थी तत्पुरुष समास। फिर कहा सुख, कहा गोभ्य सुखम गो सुखम, अर्थात सुख शब्द के साथ क्या हुआ, तृतीया चतुर्थी तत्पुरुष समास हुआ। फिर कहा गोभ्य रक्षितम गो रक्षितम। तो यहां पर क्या हुआ, देखिए समझिएगा, रक्षित शब्द के साथ भी, किसके साथ, रक्षित शब्द के साथ भी क्या हुआ, चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। अब ये समझ लीजिए, संस्कृत में ज्यादा दिक्कत नहीं होती समास पहचानने में। क्यों, क्योंकि संस्कृत की एक परिपाटी है, एक नियम है, इसी नियम से, इस नियम से व्यक्ति इतर नहीं जा सकता। जैसे कहा बल के साथ, हित के साथ, सुख के साथ, रक्षित के साथ, अलग के साथ ये नहीं बनेगा। ठीक है ना, अलग के साथ नहीं बनेगा, बल्कि क्या होगा, चतुर्थी तत्पुरुष समास के साथ ही क्या होगा, ये आएंगे। ठीक, पंचमी तत्पुरुष समास। क्या है, पंचमी तत्पुरुष समास, और सूत्र है पंचमी भयन। क्या है, पंचमी भयन, अर्थात कि जहां पे भय का, भयवाचक शब्द आया, जहां पे भय अर्थ आया, भय अर्थ का बहुलता से पंचमी तत्पुरुष समास होता है। अर्थात पंचमी तत्पुरुष समास वही होगा जहां पे क्या आ जाए, भय, क्या आ जाए, भय आ जाए, वहीं पर भय शब्द का पंचमी तत्पुरुष समास होता है। जैसे देखिए, चोरात भयम चोर भयम, ठीक है, चोर से भय,
सिंहात भीतः, सिंह से डरा हुआ, ठीक है। भीतः, भी क्या अर्थ, भी क्या है, डर ही है। वृकात भीतः, वृकात भीति या विका, हाँ विकात भीति, ठीक है ना, कि क्या है, वृक है भेड़िए से, क्या है, भेड़िए से डरता है, ठीक है ना। सर्पात भी, सर्प भी। राज्ञ भयम, राज भयम। तो यहां पे समझ लीजिए ये क्या है, यहां पे भय का वनली ये क्या है, भय शब्द की बात करता है। किसकी बात करता है, तो वनली भय शब्द का, भय शब्द का ही तत्पुरुष समास होता है। अन्यत्र तो क्या होगा, तत्पुरुष समास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भय का, किसका, भय का अत्यधिक बहुलता के साथ पंचमी तत्पुरुष समास होता है। और आप कारक प्रकरण में भी, किसमें, कारक प्रकरण में भी यही देखेंगे कि एक सूत्र भी आएगा, वहां भी भय की बात आएगी। पंचमी तक जब आप देखेंगे का कारक प्रकरण में भी, तो वहां भी भय की जब बात आएगी तो क्या होगा, पंचमी ही होगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ, यहां पे षष्ठी है, षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा तत्पुरुष समास, तो षष्ठी, षष्ठी तत्पुरुष समास, ठीक ना। तो आइए मित्रों देखते हैं, ये क्या है, षष्ठी तत्पुरुष समास का सूत्र है षष्ठी, सूत्र भी क्या है, षष्ठी सूत्र भी है। ये क्या कहता है कि इसका जो पद है, ठीक है ना, वो षष्ठी विभक्ति में होता है। षष्ठी विभक्ति का अन्य सुबंत पद के साथ क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये नराणाम षष्ठी बहुवचन, विद्याया षष्ठी, राज्ञ षष्ठी, गंगाया षष्ठी, रामस्य, रामस्य क्या है ये, रामस्य, ठीक है ना। तो यहां पे रामस्य अनुजय, ये भी क्या है, यह भी षष्ठी में। राज्ञ पुत्र, राजपुत्र है, यह भी षष्ठी में। तो कहने का भाव यह है कि जहां पर षष्ठी विभक्ति की बात आएगी, किसकी बात आएगी, षष्ठी विभक्ति की बात आएगी, वहां पर क्या होगा, आपका षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। तो इसका क्या उदाहरण देखते हैं। जैसे कहा नराणाम पति, नराणाम पति बराबर नरपति, विद्यायाः आलयः, विद्यालयः, राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः, गंगायाः जलम, गंगा जलम, रामस्य अनुजः, रामानुजः, राज्ञः पुत्रः, राजपुत्रः। तो यहां पर क्या होता है, जैसे कहा तो समझिएगा, जैसे कहा नर, इसे पहचानें कैसे, नरपति, क्या कहा, नरपति, अर्थात नर का अर्थ क्या होता है, लोग या व्यक्ति। नर का अर्थ किससे है, व्यक्ति से है। किससे अर्थ है, व्यक्ति से। और जब व्यक्ति का पति कौन होगा, व्यक्ति का पति अर्थात स्वामी, पति का अर्थ क्या होता है, पति का अर्थ होता है स्वामी। तो व्यक्ति का पति कौन होगा, लोगों का पति कौन होगा, नरपति अर्थात राजा। कौन होगा, राजा होगा। तो कहा नराणाम पति, अर्थात लोगों का पति, अर्थात लोगों का स्वामी, राजा, नरपति। ठीक, नरपति लोगों का राजा होता है। विद्यालय, विद्यायाः आलयः, अर्थात क्या, विद्या का क्या है, आलय, घर, निकेतन, विद्यालय। राजपुरुषः, राज्ञः पुरुषः, अर्थात राजा का पुरुष, सेवक, आदमी, नौकर इत्यादि, राजपुरुष। गंगायाः जलम, गंगा का जल, ठीक है ना। उसके कहा रामानुजः, क्या कहा, रामानुजः। कहा रामस्य अनुजः, रामस्य अनुजः, रामानुजः। राम का अनुज जो होगा वही कौन होगा, रामानुज होगा। राजपुरुषः क्या है, राजपुरुषः, राज्ञः, सॉरी राजपुत्र है, राज्ञः पुत्रः, राजपुत्र। ठीक, आइए आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए यहां पे सप्तमी तत्पुरुष समास है। कौन सा है ये, सप्तमी तत्पुरुष समास। सप्तमी तत्पुरुष
समास। ठीक है, तो इस सप्तमी तत्पुरुष समास का सूत्र है सप्तमी सौंदर्य है। सूत्र क्या है? सूत्र है आपका सप्तमी सौंदर्य है। सूत्र क्या है? सप्तमी तत्पुरुष समास का सप्तमी सौंदर्य है। ठीक, ये कहता है सौंदादि, ये जो सप्तमी सौंदर्य सूत्र क्या कहता है? ये कहता है कि सौंदादि गणों में, सौंदादि गण का में जो शब्द आते हैं, सौंदादि एक गण है जिसके बहुत अच्छे अर्थ आते हैं। जैसे सौंड का अर्थ क्या है? चतुर। सौंड का अर्थ क्या है? चतुर है। उसी तरीके से कुशल, देखिए कुशल, प्रवीण, ठीक है ना, बुद्धिमान, ये सारे जो भी अर्थ हैं, ये सारे जो भी शब्द हैं वो क्या होते हैं? सौंदादि गण के अंदर प्रयुक्त होते हैं। किसके अंदर प्रयुक्त होते हैं? सौंदादि गण के अंदर प्रयुक्त होते हैं। और इन्हीं का सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, जैसे है अक्षेषु सौंडः। क्या है? अक्षेषु सौंडः बराबर अक्ष सौंडः। क्या अर्थ होता है? अक्ष सौंडः, पासों में चतुर। हाँ, यहाँ पे एक और उदाहरण दिया है, कालिदास, कालिदास, ये षष्ठी तत्पुरुष समास का है। किसका है? षष्ठी तत्पुरुष समास का है। कालिदास, कालिदास, अर्थात काली का दास, काली का सेवक। ठीक, अक्षेषु सौंडः, अक्ष सौंडः। कहा कार्ये कुशलः। क्या कहा? कार्ये कुशलः बराबर कार्य कुशल है। अर्थात कार्य में क्या, किसी भी कार्य को करने में, कारीगरी में क्या है, जो कुशल होता है उसी को क्या कहा जाता है? कार्य कुशल। ठीक है, मुनीष श्रेष्ठ, मुनियों में जो श्रेष्ठ है क्या है? मुनीष श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ। ठीक, अर्थात जो मुनियों में श्रेष्ठ है। कहा पुरुषेश उत्तम। क्या कहा? पुरुषेश उत्तम, पुरुषोत्तम। फिर कहा रणे कुशल। क्या कहा? रणे कुशल, रणे कुशल का रणे कुशल है, एक उदाहरण है। वो कहा रणेश कुशल। कहा देखिए रणे कुशल एक समास है सप्तमी का, सप्तमी तत्पुरुष समास का। तो कहा रणेश कुशल, रण कुशल, सॉरी रणेश कुशल, रणेश कुशल, रणेश कुशल बराबर रण कुशल। इस तरह से रणेश कुशल, रण कुशल। तो इस तरह से आपका क्या होता है, आज हम लोगों ने तत्पुरुष समास का जो व्यधिकरण भेद है, क्या भेद है? व्यधिकरण, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, एक होता है समानाधिकरण और दूसरा होता है व्यधिकरण। तो दोनों भेदों में हम लोगों ने व्यधिकरण भेद देख लिया है। और कल हम लोग समानाधिकरण अर्थात क्या करेंगे, कर्मधारय को देखेंगे। ठीक है, तो मित्रों आज की क्लास को हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे समापन की ओर ले चलते हैं। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी इसका क्या करें, कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। ठीक ना, उसके बाद हम लोग आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद मित्रों।